पानी ये विषय तो अभी सर्वत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। पानी का महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खासकर गर्मी के दिन चले ही रहे, अभी गए नहीं पूरे, तो इस समय तो पानी का विचार सबके मन में प्रमुख रहता ही है। परंतु ये प्रतिक्रिया में होता है, यानी पानी की किल्लत रहती है, इसलिए पानी का विचार होता है। ये पानी की किल्लत क्यों उत्पन्न हुई? अब रेगिस्तान में हम हैं तो पानी कम ही है, लेकिन जहां रेगिस्तान नहीं है वहां भी पानी की कमती क्यों है? इसका जब विचार करते तब एक बात ध्यान में आती है, भारत के लोगों को अगर अपने आसपास देखते, इधर उधर देखते हैं, तो हमारे यहां खंडहर अवस्था में हमारी एक जल संसाधन प्रणाली सर्वत्र विद्यमान है। जहां जैसी पानी की उपलब्धता है, जैसा भूगोल है, जैसा पर्यावरण है, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार से विचार हुआ है। क्योंकि जल की यह महत्ता हमारे यहां बहुत पहले, बहुत प्राचीन समय से समझी गई है। एक तो हमारी जो पूरी संस्कृति है वो जंगल और कृषि की उपज है, और इसलिए हमारे यहां समृद्धि का वर्णन बिना प्राकृतिक समृद्धि के, बिना कृषि के, बिना वन के होता नहीं। अभी समृद्धि का वर्णन करने वाला, यानी लक्ष्मी जी का वर्णन करने वाला श्री सूक्त है। तो श्री सूक्त में हम देखते हैं कि अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, रथ आदि आदि प्रॉपर्टी का विचार है, यानी जड़ समृद्धि जो हम अपने कर्तृत्व से उत्पन्न करते हैं या प्रकृति से भी पशु पक्षी आदि इसको लेकर करते हैं, उसका भी वर्णन है। लेकिन साथ साथ कृषि में उत्पन्न वस्तुएं या कृषि के लिए आवश्यक जो ह्यूमस, आज के एग्रीकल्चर साइंस में जिसको कहते हैं, उसका भी नाम उसमें है। करदम के, करदम एक कृषि का नाम था, लेकिन करदम ये अपने पारंपरिक शब्दावली में उस ह्यूमस का भी नाम है। वो उल्लेख है प्राकृतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि, तीनों मिलकर लक्ष्मी जी है। ये जो अपने दृष्टिकोण की समग्रता है पहले से, इसके कारण हमने जब इन सब बातों का विचार किया तो हमारा विचार एकांगी नहीं हुआ। पानी देने के लिए बड़े बड़े बांध बने, दुनिया में बने, हमारे यहां भी बने, लेकिन बांधों के कारण ही पानी की समस्या कई जगह खड़ी भी हुई है। एक जगह बांध बना, दूसरी जगह सूख गया, और फिर कई दशक तक कितना पानी किसका, इसके झगड़े आपस में चलते रहते। प्रकृति की व्यवस्था तो ऐसी है, नदी सबके लिए बही, और उस नदी के आधार पर इतने दिन सबका जीवन चलता रहा। अब हमने विकास क्या कर लिया, वो नदी सबको पानी देने वाली नहीं रही, और पानी को लेकर हमारे झगड़े भी चले। तो विकास की ये जो पश्चिमी अवधारणा है, उसकी विडंबना ये है कि वो एक समय समग्र विचार नहीं करती। नहीं, विकास का विचार करेगी तो पर्यावरण का विचार नहीं करेगी, और पर्यावरण का विचार करेगी तो फिर विकास को कूड़ेदान में डाल देगी। सब एक साथ कैसे साधना, ये समग्र दृष्टि हमारे पूर्वजों के पास थी, और इसके चलते हम देखते हैं कि कई जगह कई प्रकार से इसकी व्यवस्था बनी है। नदियों का पानी बहता है तो बहता पानी बिना रोके उसके ही प्रवाह के आवेग से कैसे कृषि में पहुंचाना, और बचा हुआ वापस वैसा का वैसा नदी में फिर से कैसा डालना, इसकी प्रणालियां गुजरात में देखने को मिली हमको प्रवास करते समय। तालाबों की, पुष्करिणियों की, कुओं की व्यवस्था तो कई जगह
उधर महाराष्ट्र के विदर्भांचल में वगैरह वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती, परंतु जो होती है उसके पानी के संग्रहण की व्यवस्था है। पानी मिलता रहे ऐसे वृक्षों के जंगल है। पानी का विचार करते समय केवल पानी का विचार करके काम नहीं हो सकता, तो जंगल भी चाहिए, वृक्ष भी चाहिए। हमारे यहां वर्णन है कि दूसरा उपाय नहीं था तो मानस सरोवर के आसपास के जलों के स्रोत कहां इकट्ठा आते हैं, वहां से गंगा सागर तक एक कैनाल बनाया गया जिसको आज हम गंगा कहते हैं। भगीरथ जी ने गंगा लाई, कितने पीढ़ी काम चलता रहा। तो अब उस समय की भाषा में तो जो है सो है, लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते और ऐसा कहते भी है। कई वास्तु शास्त्रज्ञ या इंजीनियर लोग कहते भी है कि गंगा ये एक बनाई हुई नदी है, प्राचीन काल में कैसी बनाई होगी। वो शिव जी की जटाओं में अटक गई तो ये एक आह्वान आया होगा कि पानी आया तो सही, लेकिन वहां इधर उधर रिसने लगा, उसको फिर से इकट्ठा करके कैसे लाया। शिव जी की प्रार्थना करके उसको निकाल के ले आए, ऐसा हमारे यहां कहा है। लेकिन सांकेतिक शब्दों में ये बातें मिलती है और जगह जगह ऐसे साक्ष्य है। मेरे अपने शहर में 4 पुष्करिणियां बड़ी बड़ी थी और पुष्करिणियां यानी गर्म इतना होता था कि पुष्करिणी सूख जाती थी, लेकिन पुष्करिणी के अंदर एक कुआं बना था, वो नहीं सूखता था। अब हमारे यहां नदी पर वो पानी की योजना बनी और घर घर में नल आ गए, घर घर में नल आ गए, पुष्करिणियां बंद हो गई। बंद हो गई तो उसको हमारी नगर पालिका ने पूरा कर दिया। अब वो पानी की योजना हमको पानी नहीं दे सकती और पुरानी पुष्करिणियां गई। तो इसका उपाय खोजना है। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम सबको मिलके आगे तो बढ़ना ही है। आवश्यकता बहुत है जीवन के लिए, जीवन यानी जल आवश्यक है, उसके बिना हो नहीं सकता। खेती होनी है तो पानी चाहिए, मनुष्य को जीना है पानी चाहिए, पशु संपत्ति में वृद्धि होनी है पानी चाहिए। सब बातों के लिए जल की आवश्यकता है। वर्षा का जल है, नदियों का जल है। वर्षा का जल भूगर्भ में जाता है, वहां का जल है। इसको कैसे साधना, इसका विचार हम सबको करना पड़ेगा। यह एक चुनौती अपने सामने है। जनसंख्या बढ़ गई है दुनिया की, और जब कभी जनसंख्या नियंत्रण होगा तब होगा। लेकिन आज ही स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है और वो जनसंख्या फैली हुई नहीं है, वो केंद्रित हो रही है। देहात उजड़ रहे, शहरों में सब लोग इकट्ठा हो रहे, और शहर की व्यवस्थाएं सबको दे नहीं सकती, ऐसी अधूरी हो रही है। तो कई प्रकार के विचार हमको करने पड़ेंगे। यानी मुद्दे क्या है, ऐसा जब विषय आता है तो मुद्दे तो अनेक है। जंगल कट रही है एक मुद्दा है। वैसे एकदम पानी से संबंध सामान्य आदमी के ध्यान में नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में आता है। तो अगर हमारे यहां पानी ठीक रखना है तो ग्लेशियर से तो पानी गंगा में आता है, सिंधु में आता है, ब्रह्मपुत्रा में आता है। बाकी भारत की सारी नदियां जंगलों के पेड़ों के मूल से रिसते हुए जल पर निर्भर है। और इसलिए बिना जंगलों का विचार, 11% भूमि कम से कम जंगल की चाहिए ऐसा कहते हैं। 11% नहीं, शायद 28%। हमारे यहां केवल 11% है। उसको कैसे ठीक से फिर से वापस लाया जाए। अभी आधुनिक विकास की जो चली है कतार, उसमें तो उपजाऊ जमीन का खराब होना, जंगलों का उजड़ना, एक तरीका बन गया है। अब विकास के होड़ में बाकी लोगों के हम पीछे भी नहीं रह सकते, और विकास के नाम पर अपना जो सुजल सुफल मलय जो शीतल देश है उसकी प्रकृति को उजाड़ भी नहीं सकते। देश यानी केवल जमीन थोड़ी होता है, जमीन तो है ही, लेकिन उसके साथ जल, जंगल, जन, जानवर सब है।
जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, जैव संपदा, इसको मिलके देश बनता है। इसका एक नाता होता है। भारत पर कविता लिखेगा कोई तो बाओबाब नाम के पेड़ का उल्लेख नहीं आएगा, वो अफ्रीका में होता है। आम्र वृक्ष का उल्लेख जरूर आएगा, पुराने काव्य हो नए काव्य हो, क्योंकि वो पेड़ भारत से बनना है। जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप से बनना है। तो भूमि की पहचान भी इन सब बातों से होती है। और इसलिए हम मुद्दे कहते हैं तो अनेक निकलेंगे। जन संपदा का व्यवस्थापन, ये पहली बात है। तो हमारे देहात में लोग बसते रहे, कृषि करते रहे, कृषि होती है तो उसके बांध पर वृक्ष भी लगते हैं। कई प्रकार की आवश्यकता है कृषि की। कृषि का भी जो आधुनिक तंत्र यानी पश्चिमी तंत्र है, आधुनिक नहीं कह सकते, पश्चिमी तंत्र है, उसमें कई बातों की अनदेखी है। हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पुरानी खेती है, लेकिन जमीन की उपजाऊ क्षमता उस खेती के कारण कभी कम नहीं हुई। अफ्रीका की कुमारी भूमि थी, एकदम तैयार, 400 साल की खेती हुई, उजड़ गई। 600 साल की खेती हुई, उजड़ गई। उस तंत्र को हमने स्वीकार किया, और हमारा तंत्र जो इतने वर्षों से उपजाऊ खेती दे रहा है, 8-9 हजार धान की वैरायटीज हमारे यहां पर थी, जो चुरा के लेके गए लोग। अभी 3-3.5 हजार हमारे पास है। कोई हमारे यहाँ कृषि विद्यापीठ नहीं था, कोई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैबोरेटरी नहीं थी, इंस्टीट्यूट नहीं थी। हमारा किसान ही वैज्ञानिक था, हमारी खेती ही हमारी प्रयोगशाला थी। उसे इतनी उन्नत प्रकार की खेती हमने की। वो क्या है, वो टेक्निक कौन सा है, अभी हम वापस आ रहे हो। लेकिन ये टेक्निक तो हमारे पास पहले से उपलब्ध था, उसको छोड़ के हम गए क्यों उधर। खैर गए गए हो गया, लेकिन अब तो जल्दी से आना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो अनुभव का ज्ञान है, जो सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन पुस्तक में कुछ विपरीत है तो हमारा वैज्ञानिक हिचकता है अनुभव को ग्रहण कर। वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? अनुभव प्रमाण की दृष्टि है। प्रयोग करो, निरीक्षण करो, अनुभव से जो सत्य सिद्ध हो, जो अनुभव सर्वत्र आ सके, वो अनुभव सत्य मानो। लेकिन आज फिर से कागज लिखी प्रमाण हो गई, आखंडे की 2ym दर्जे की हो गई। ऐसा एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा, ऐसा हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक नहीं है वो, अवैज्ञानिक है। इस प्रकार की एक मानसिकता भी है जिसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके चलते हमारा ये जो प्राचीन अनुभव का धन है, और आज के वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाली बातें हैं। अब देसी गाय का A2 दूध अब आ गया ना, हम क्यों उसको छोड़ के उधर गए? तो ये जो स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके, ठीक है, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे, वही बात ग्रहण करनी चाहिए। नया सब खराब नहीं है। न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संत परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय निय बुद्धि। तो हमने ये परप्रत्यय बुद्धि का जो आश्रय किया है, वो छोड़ के हमको हमारी इन व्यवस्थाओं का फिर से एक बार नई दृष्टि से विज्ञान को साथ लेके अध्ययन करना पड़ेगा। तब कई बातें हमको आज के समय में भी रास्ता दिखाने वाली, केवल हमको नहीं, संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाने वाली इनमें से मिलेगी। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। मैं स्वयं कृषि विद्यापीठ से बाहर निकला हूं, और मैं स्वयं जानवरों का डॉक्टर हूं, तो जानकारी रखता हूं, इसलिए आपसे बोल रहा हूं। नेता की बात नहीं कर रहा हूं, भाषण की। सीखते समय हमको अनुभव होता था, हमारे प्राध्यापक बताते थे कि पेपर में लिखो वही जो अभी तक आपने सुना। लेकिन देखो, जैसे गाय के बारे में बताया उन्होंने,
क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी थी उस समय, तो उसके गुणगान वगैरह सब, और फिर कहा कि यही लिखना, इससे मार्क्स मिलेंगे, बाद में कोई पूछेगा नहीं, भूल जाओ। असली बात क्या है, हमारे यहाँ गाय दूध के लिए पाली नहीं गई, हमारी गाय खेती के लिए थी। खेती के लिए मशीन वगैरह नहीं था हमारे पास, मशीन की खेती जमीन को बिगाड़ती है कुछ न कुछ मात्रा में। बैलों की हल से चलाई हुई खेती जमीन को साबुत रखती है, वो बैल गाय देती थी, पेस्टिसाइड देती थी, खाद देती थी, सब देती थी। किसान कम खर्चे में और कम पानी में, क्योंकि केमिकल्स नहीं थे, केमिकल्स को पानी ज्यादा लगता है, और इसलिए हमारे यहां गाय इसके लिए थी। दूध देने वाली प्रजातियां हमारे भी है, और उन्होंने हमको बताया, वो तो टेक्स्ट बुक में भी था हमारे, कि 300-400 साल पहले अपने गायों का सुधार करने के लिए हमारे यहाँ रेड सिंधी, गिर, ऐसी प्रजातियां हमारे यहाँ से पश्चिम में लेके गए लोग। और आज जो जर्सी होल्स्टीन आप कहते हैं वो उनकी उपज है, इसलिए कैटल यानी गाय झेबू ऐसा कहते हैं, लेकिन ये जो कैटल है जर्सी वगैरह ये ब्राह्मण कैटल है। तो उनके यहाँ कोई ब्राह्मण जाति वगैरह नहीं थी, ये हिंदुस्तान से लेके गए, इसलिए उनको ब्राह्मण कैटल हमारे साइंस में कहते हैं। तो परप्रत्यय बुद्धि अगर हमने छोड़ दी और अपनी इन परंपरा का जितना बचा खुचा है उतना भी सहज कर जरा अध्ययन किया, तो उसमें से हमको कई अपने देश में करने लायक, कम खर्चे वाले, सस्ते और सबको समझ में आने वाले, और कोई भी जिसका अतिरिक्त और हानिकारक साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे उपाय इन शास्त्रों में जरूर मिल सकते हैं। उस पर हमारे बौद्धिक जगत का ध्यान जाना चाहिए, उस पर हमारे अकादमिक जगत की मान्यता की मोहर उठनी चाहिए। ये जल्दी होना चाहिए तो और नुकसान टलेगा, ये एक बात है। दूसरी बात है, ऐसी बातों को करते समय, अब जमाना अपना प्रजातंत्र का है और आधुनिक सत्ताएं सभी देशों की वो अपने आप में सब केंद्रित करती है, प्रजातंत्र हो या राजतंत्र यानी डिक्टेटरशिप, पार्टी की हो या व्यक्ति की हो, राज्य सब कुछ करेगा, वेलफेयर स्टेट ऐसी कल्पना है। राज्य सब कुछ करेगा और राज्य सबका नियंत्रण करेगा। राज्य आपको सब देगा तो राज्य आपके घर में बच्चे कितने चाहिए ये भी राज्य तय करेगा, आप नहीं तय कर सकते। ऐसा एक पैटर्न है, वो चल रहा है। उसकी गुण अवगुण की चर्चा ये एक अलग बात है, क्या सही है क्या गलत है सोचने वाले लोग तय करेंगे, परंतु उसके कारण एक प्रजा का भी स्वभाव बनता है कि सब कुछ करने के लिए राज्य की ओर ही देखना। और ऐसी अवस्था में चूंकि ये सारा भार राज्य का हो गया, पर्याप्त टैक्स वगैरह लेने के बाद भी विशेषकर भारत जैसे बड़े देश में और विविधता से भरे देश में किसी भी बात को करने की उनकी गति ये बहुत धीरे रहती है। हाँ, कोई विशेष व्यक्ति वहां है, वो घुटने चला के काम कर लेता है तब हो जाता है, लेकिन उसका अपना गुण जो है आज के सत्ता तंत्र का कहीं भी दोष नहीं है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये दोष गुण की बात नहीं है। वो जैसा बना है वैसा काम करने की उसकी गति धीरे धीरे ही चलती है, इसलिए रेड टेप वगैरह शब्द आते हैं। ये काम अगर होना है और ठीक होना है, जल्दी होना है, तो उसमें प्रजा का सहभाग ये अनिवार्यता है। बिना जन सहभाग ये बातें पूरी और यशस्वी नहीं होती। कई प्रकार की कठिनाइयां आती है जिसको बिना सरकार के पास गए जनता ठीक कर सकती है। थोड़ा धीरे बोलिए आप मोबाइल पर। तो लातूर है, लातूर आपने नाम सुना है महाराष्ट्र में, जहां पानी की गाड़ी जाया करती थी 2-3 साल पहले। इतना अकाल होता था पानी का, मालगाड़ी में पानी भर के भेजते थे। तो उन्होंने उस इलाके में सबने ऐसा एक उपक्रम किया अपने अपने यहाँ पर,
नदियों का, नालों का पुनर्जीवन, नदियों को चौड़ा गहरा करना वगैरह वगैरह। वहाँ एक माजरा नाम की नदी बहती है। बहती क्या है, वो ठहरी गई थी। तो गांव वालों ने कहा कि इसको हम चौड़ा करेंगे। गांव वाले नहीं, शहर है लातूर शहर, शहर के लोगों ने कहा हम करते। सरकार की भी योजना थी। तो सरकार की योजना के अनुसार नोटिफिकेशन हो गया, कोटेशन बुलाया गया। सरकार बजट देने के लिए तैयार थी 85 करोड़, लोएस्ट कोटेशन 150 करोड़ का आ गया। उस उधेड़बुन में 6 महीने बीत गए, कुछ हुआ नहीं। तो गांव वाले थक गए। हमारे क्षेत्र संघचालक जी वहां रहते थे, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको अध्यक्ष बना के एक कमेटी बनाई और सब लोगों को, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले रविशंकर जी महाराज के से जो वहां पर ऐसा काम करने वाले सब लोग थे, सबको इकट्ठा किया और गांव वालों ने मिलकर 30 करोड़ में 3 महीने में 30 किलोमीटर नदी चौड़ी और गहरी कर डाली। पैसा भी उन्होंने जमा किया, सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं लिया। लोगों ने कहा हमारे जीवन का प्रश्न है, यहां हम बिना पानी के प्यासे मर जाएंगे, उससे अच्छा हमारे घर में कोई मृत्यु हो गई, उसके श्राद्ध में 1 लाख रुपया खर्चा आने वाला है, हम 10,000 में निपटा देंगे, 90,000 उधर दे देंगे। ऐसा कर करके 30 करोड़ लोगों ने जमा किए, खर्चा हुए, काम हो गया, पानी है, अब कोई पानी की किल्लत नहीं। जन सहभाग ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम रहेगा अभी करने का, और उसके लिए जन जागरण ये दूसरी बात है। इन बातों के कष्टों की मार तो सामान्य लोग झेलते हैं, लेकिन इसके बारे में जितना प्रबुद्ध होना चाहिए और सजग होना चाहिए उतना अभी वो नहीं है। वो पानी का ही प्रश्न है। तो जैसे जल स्रोतों का महत्व, परंपरागत अपने घर में कुआं है तो उसका क्या करना है, अपने गांव के जलाशय में क्या नहीं करना है, क्या करना है, वृक्षारोपण के बारे में क्या करना है, कैसे करना है। वृक्षारोपण की फैशन तो चलती है, लेकिन हमारे एक सूखे प्रदेश में वृक्षारोपण तो नीलगिरी के पेड़, आसान से नीलगिरी लगा दिया उन्होंने। अब नीलगिरी पेड़ तो अच्छा है, उसके उपयोग भी है, परंतु पेड़ जमीन से और हवा से बहुत ज्यादा पानी खींचता है। इसलिए जहां आवश्यकता से अधिक पानी है, दलदल है, कीचड़ है, वहां उसको लगाएंगे तो उसका लाभ है। सूखे जगह दूसरे पेड़ लगाने की बात होनी चाहिए। यह भी विज्ञान अपने पास है, कौन से पेड़ कैसे कहां लगाना, यह भी अपनी परंपरा में है और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत तथ्यात्मक है। उसका ज्ञान कराना, उसका एक उसकी सक्रियता, सजगता उत्पन्न करना लोगों में, पानी कैसे बचाकर चले, आदि आदि बातें। वास्तव में पर्यावरण को पवित्र मानकर उसके साथ व्यवहार करने की परंपरा अपनी है, लेकिन वो परंपरा केवल कुछ कर्मकांडों में आज सीमित है। वास्तव में वो पूजा का, कर्मकांड का विषय नहीं है, नित्य जीवन का विषय है। ये समझाना और वो लागू करना, ऐसी कुछ बातें करेंगे तो ये पानी की जो बात है, केवल पानी की नहीं, कुल मिलाकर पर्यावरण की, पानी की किल्लत से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक सारी समस्याओं के इलाज की एक बात हम भारत में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जो सारे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। और इस दृष्टि से यह पुस्तक यद्यपि एक छोटा प्रयास है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में कौन से जल स्रोत थे, कैसे थे, उसका पुनरुज्जीवन किया, कैसे किया, इसके बारे में प्रत्यक्ष कृति, यशस्वी कृति, फलदायी कृति के उदाहरण इसमें है। इसके आधार पर कोई भी अपने इलाके में काम कर सकता है। सावधानी केवल इतनी है कि आंख मूंद के अनुकरण नहीं करना। यह दिशा दर्शक पुस्तक है, उस दिशा में वहां क्या करना यह हमको सोचना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। दिशा दर्शक पुस्तक है, उसका उपयोग है, सबने पढ़नी चाहिए। जैसे कोई उंगली दिखाता है चांद उधर है, तो पहले तो उंगली ही देखनी पड़ती है, तो पहले तो पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर उंगली को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसलिए
जब पहली बार वो मिले और पानी वानी की बात तो बहुत करते हैं, मैंने बोला भाई अपने क्षेत्र में पहले बताओ, हमारे लोग समझेंगे तो मुझे कहेंगे। और बाद में मैंने समाचार भी पढ़ा कि हिंडन या कहीं वहाँ भी आपने काम किया ना, वो पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि वास्तव में कुछ कर रहे हैं। इसलिए बाद में फिर मैंने कहा कि खोजो भाई, पिछले बार वो मैंने ऐसे ही ये कर दिया था, उनको लगेगा कि इतना महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं और ये देश के लिए करने वाले कुछ ध्यान भी नहीं देते, ऐसा न लगे इसलिए बुलाया। तो ध्यान में आया कि प्रयास कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सवाल नहीं रहता है इसमें, हर आदमी अपना सब कुछ देकर करता है कि नहीं, ये महत्व की बात रहती है। ये जो पायोनियर्स रहते हैं, पेस मेकर्स रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। शरीर में भी पेस मेकर कितना रहता है, इतना सा रहता है, लेकिन वो पूरे शरीर को पल्स देता है। तो ऐसा एक काम होने के कारण मुझे लगा कि ये प्रोत्साहन देने लायक काम है। अब संघ में छोटा कार्यकर्ता वगैरह नहीं होता, सब कार्यकर्ता समान है, मेरे से लेके तो रमणकांत जी तक या कोई शिशु घटनायक और है वहां तक हम सब समान लोग हैं और सब देश के लिए काम करते हैं। बस व्यवस्था जिम्मेवारी है, व्यवस्था की बात है। मेरे तरफ ही काम दिया है कि गांव-गांव जाऊं, लंबे लंबे भाषण दूं लोगों को और लोगों की तालियां और शाले स्वीकार करके वहां से जाऊं। मैदान पर खटने का काम जिनका है वो मैदान पर खटते हैं, कभी मुझे वहां भेजेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, ये भी हो सकता है, इसमें कोई ये दो बात नहीं। परंतु ये वास्तव में सबने प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा उपक्रम है। इस उपक्रम से बोध लेकर उस दिशा में हम अपने यहाँ छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं वो करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ये बोध भी इसमें से मिलता है। और इसलिए इस पुस्तक को पुरस्कृत करते हुए मैं आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक को लीजिए, अपने पास रखिए और बंटवाइए। जितने लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में सजग सक्रिय होंगे, उतना एक देश की समस्या को किनारे लगाने का थोड़ा सा पुण्य अपने भी गांठ में बन जाएगा। वो सौभाग्य आपको सबको मिले, मुझे भी मिले। इस शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्दों में समाप्त।